हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत अच्छे से आप स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से। फेस्टिवल का टाइम भी आपके पास आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई की तरफ, थोड़ा फेस्टिवल की तरफ भी ध्यान देना, ठीक है। और ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि खेलना कूदना। फेस्टिवल की तरफ ध्यान देने का मतलब है कि घर में सफाई अभियान चलाना, ठीक है। सफाई वगैरह पे भी थोड़ा घर में, तो हमारे मम्मी हैं, फादर है, लगे हुए हैं, तो उनकी हेल्प करना, ठीक है, करवाना उनकी हेल्प, ठीक है। यूँ नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का टाइम भी आप फिक्स रखो अपना, और अपनी अनदर एक्टिविटीज भी आपको करते रहना चाहिए, ठीक है। स्टडी भी है, स्टडी का अपना टाइम बनाओ कि मुझे इस समय स्टडी करनी है, इस समय घर का अपना कोई काम है, सफाई वगैरह है, जरूरी है, ठीक है। आपकी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए नहीं हुई है, सफाई करने के लिए, घर में सफाई अभियान चलाना है आपने, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर हम पढ़ रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो टॉपिक करा रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस एक्सेल। इससे पहले हमने पढ़ा था एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, वो सारी चीजें हमने देखी थी, और यूज क्या होता है। एमएस एक्सेल हम पढ़ेंगे, इसके अंदर जो चीजें एमएस वर्ड के अंदर हमने पढ़ ली है वो नहीं करेंगे, कुछ और नई कमांड्स वगैरह पर्टिकुलर किस चीज के लिए यूज किया जाता है उस चीज के बारे में हम इसको देखेंगे। तो बात करें एमएस एक्सेल, सबसे पहली चीज आती है एमएस एक्सेल का यूज किस लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल जैसे वर्ड का यूज करते थे, लेटर, एप्लीकेशन, टाइपिंग, प्रिंटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, रिज्यूम क्रिएट करने के लिए, ठीक है, इस प्रकार के काम के लिए हम एमएस वर्ड का यूज करते थे। अब बात आती है कि एमएस एक्सेल का यूज। तो एमएस एक्सेल का यूज किस लिए किया जाता है। तो एमएस एक्सेल का यूज करते हैं अकाउंट से रिलेटेड वर्क करने के लिए। एमएस एक्सेल का यूज अकाउंट से रिलेटेड वर्क करने के लिए, वर्क करने के लिए, बजट तैयार करने, बजट तैयार करने, मार्कशीट क्रिएट करने, मार्कशीट क्रिएट करने, कैलकुलेशन करने, सैलरी स्लिप बनाने, बिल क्रिएट करने, के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड हमने पढ़ा था, एमएस वर्ड का जो यूज होता है वो करते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड। अगर आपसे पर्टिकुलर पूछे कि टेक्स्ट से रिलेटेड वर्क करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं एमएस एक्सेल का यूज करते हैं, ठीक है ना साथियों। अब बात करें एक्सेल का जो यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है कैलकुलेशन से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड। अगर आपको कोई वर्क करना है, बजट तैयार करना है, आपका घर का तैयार करना है, ऑफिस का बजट तैयार करना है, स्कूल के अंदर अगर आप हो तो आपको स्टूडेंट्स की मार्कशीट तैयार करनी है, कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई वर्क करना है, अगर आप कोई ऑफिस के अंदर वर्क कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, तो उनके अंदर एम्प्लॉइज की सैलरी स्लिप बनानी है, अगर आपने, अगर आप शॉपकीपर हैं और आपको बिल वगैरह काटना है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है। तो मतलब आपने सारी चीज पढ़ी, तो इससे हमें पता लगा कि कैलकुलेशन अगर करनी हो, मैथमेटिकल अगर कोई काम करना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है। पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए कि हम जो चीज काम कर रहे हैं, जो हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उसका मेन मोटिव क्या है ना। जैसे हम भी मोबाइल के अंदर काफी सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं ना,
तो हम देखते हैं कि वो मेरे पिक्चर्स के लिए अच्छी है, उससे हम पीडीएफ वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, वो गेम खेलने के लिए है, तो टेलीग्राम हो गया जैसे आपका, मतलब जितने भी ऐसे एप्लीकेशंस होती हैं तो आपको यूज पता होना चाहिए। तो एमएस एक्सेल का यूज करते हैं अकाउंट से रिलेटेड वर्क करने, बजट तैयार करने, मार्कशीट क्रिएट करने, कैलकुलेशंस करने, सैलरी स्लिप बनाने, अकाउंट्स पेरोल बनाने के लिए, बिल क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है साथियों यहां तक? चलिए नेक्स्ट बात करें इसके बाद, हाउ कैन स्टार्ट एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल स्टार्ट कैसे होता है, एमएस एक्सेल को स्टार्ट कैसे किया जाता है? तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो तरीका है वो है स्टार्ट। स्टार्ट के अंदर आता है हमारा फिर ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम के अंदर हमें मिलता है एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस के अंदर हमें मिलेगा एमएस वर्ड, सॉरी एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल। ये हमारा तरीका है। स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम में एमएस ऑफिस, देन एमएस एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारी एमएस एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? स्टार्ट में आपको मिलेगा रन। रन के अंदर आपको टाइप करना है क्या? एक्सेल, देन ओके। ये ध्यान रखना, आपको टाइप करना है, ठीक है, एक्सेल। जैसे आपको कराया था मैंने, थोड़ा थोड़ा एमएस वर्ड लेके चलता हूं ताकि आपको कंपैरेटिव पता लग जाए। एमएस वर्ड के लिए एमएस वर्ड पे क्लिक करते थे, एमएस वर्ड अगर ओपन करते तो यहां लिखते थे विन वर्ड, और एक्सेल के लिए क्या लिखेंगे? एक्सेल। और रन की आपको शॉर्टकट की बताई थी मैंने, रन की शॉर्टकट की होती है विन प्लस आर। अगर आप ये बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने रन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और उस पर अगर आप एक्सेल लिख के ओके करोगे तो आपका एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। और तीसरा तरीका आप सभी को मैंने बताया था, डेस्कटॉप। अगर एक्सेल का ज्यादा यूज हो रहा है आपके सामने तो आप एक्सेल का शॉर्टकट बना लीजिए। वो शॉर्टकट कहां पर क्रिएट होगा? आपका डेस्कटॉप पर क्रिएट होगा, और उस पर क्लिक करोगे तो आपका एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तरीके हैं, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल। सेकंड है स्टार्ट में रन, रन के अंदर एक्सेल लिखना है और ओके करना है। और थर्ड है शॉर्टकट के द्वारा डेस्कटॉप से डायरेक्ट रन करवाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे ही एमएस एक्सेल पर क्लिक किया जाता है फिर क्या होता है देखते हैं। एमएस एक्सेल का यूज, एमएस एक्सेल पर क्लिक करने से जो विंडो ओपन होती है, जो विंडो ओपन होती है उसे एमएस एक्सेल विंडो या वर्कबुक कहते हैं। जैसे एमएस वर्ड पे क्लिक करते थे तो जो विंडो ओपन होती थी उसे एमएस वर्ड विंडो या डॉक्यूमेंट कहते थे। एमएस एक्सेल पे क्लिक करते हैं तो जो विंडो ओपन होती है उसे कहते हैं एमएस एक्सेल विंडो या वर्कबुक कहा जाता है। उसमें होता है डॉक्यूमेंट और इसमें होता है वर्क बुक होता है। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। बात करें इसके बाद एक्सटेंशन की, एमएस एक्सेल की एक्सटेंशन क्या होती है? हमने पढ़ी थी एमएस वर्ड की एक्सटेंशन क्या थी? .docx। और एमएस एक्सेल की एक्सटेंशन क्या होती है? .xlsx। एमएस एक्सेल की एक्सटेंशन होती है .xlsx। एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था क्या होता है। एक्सटेंशन हमें बताता है उस एप्लीकेशन फाइल की कैटेगरी, बताता है कि हमारी जो फाइल है वो कौन से एप्लीकेशन की फाइल है। वर्ड की है, एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है, एक्सेस की है,
सी लैंग्वेज की है, C++ की है, MP4 है, MP3 है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, JPG है, ठीक है। ये हमें बताता कौन है? एक्सटेंशन बताता है इसके बारे में। तो MS एक्सेल पर क्लिक करते ही जो विंडो ओपन होगी आपके सामने, उसे कहते हैं MS एक्सेल विंडो या वर्कशीट वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। और एक्सटेंशन याद रखना MS एक्सेल की .xlsx, क्लियर है। अब हमने क्लिक कर दिया। MS एक्सेल का बेसिक जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने आती है एक वर्कबुक, हेडिंग लिखते हैं वर्कबुक। वर्कबुक किसे कहते हैं? एक्सेल ओपन करते ही जो विंडो ओपन होती है उसे वर्कबुक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखने ये चीज, हम जो भी काम करेंगे वो वर्कबुक के अंदर करेंगे। लेकिन वर्कबुक के अंदर 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 की तरफ काम कहां पर करेंगे? तो वर्कबुक में अंदर की तरफ काम करेंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग आती है वर्कशीट। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आती है वर्कशीट। ये वर्कशीट कहां पर होती है? वर्कबुक के अंदर होती है। वर्कबुक में वर्किंग शीट में की जाती है। वर्कबुक के अंदर अगर आपको कोई काम करना है तो काम किस में किया जाता है? शीट में किया जाता है। जैसे MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन होता था, डॉक्यूमेंट में काम किस में करते थे? पेज पे किया जाता था। और एक्सेल के अंदर ओपन करते हैं तो वर्कबुक ओपन होती है, उसमें काम किया जाता है वर्कशीट के अंदर किया जाता है। वर्किंग जो की जाती है वो शीट के अंदर की जाती है। शीट की बात करें तो एक वर्कबुक में एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स ओपन होती है। एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स क्या होती हैं साथियों? ओपन होती है। अभी मैं आपको थोड़ा लिखवा रहा हूं, इसके बाद आपको समझाऊंगा सारा भी एक्सेल की शीट बना के। एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स ओपन होती है। लेकिन अगर आपका MS ऑफिस का वर्जन है 2016 या 19 तो इसमें बाय डिफॉल्ट एक शीट ओपन होती है। ध्यान रखना, अगर आपका वर्जन है 2003, 7, 10, 13 तो वहां पर जो शीट ओपन होती है वो होती है 3 शीट्स। लिख देता हूं मैं, MS ऑफिस का वर्जन है 3, 7, 10 और 13। यहां पर बाय डिफॉल्ट 3 शीट होती है। लेकिन अगर वर्जन हो जाता है 16 और 19 तो यहां पर जो आती है शीट्स वो आती है बाय डिफॉल्ट एक ही शीट होती है। बाय डिफॉल्ट का मतलब जो कंप्यूटर अपने आप लेता है उसे कहते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एम वर्कबुक क्या होता है? एक्सेल ओपन करती जो विंडो ओपन होती है उसे कहते हैं वर्कबुक। वर्कशीट, वर्कबुक के अंदर जो काम किया जाता है, जो वर्किंग की जाती है वो शीट में की जाती है। और एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स ओपन होती है। लेकिन अलग अलग वर्जन की बात करें तो अगर वर्जन है आपका 2003 या 7 या 10 या 13, इसमें अगर आपके पास कोई वर्जन है, आपके पास कोई MS ऑफिस इस वाले वर्जन का है तो उसके अंदर आपको शीट कितनी ओपन होगी साथियों? ध्यान रखना है 3 शीट्स ओपन होगी, क्लियर है। लेकिन अगर आपका वर्जन है 2016, 2019 तो उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स ओपन होगी? एक शीट ओपन होगी।
ध्यान रखनी है ये चीज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करें साथियों, एमएस एक्सेल के अंदर वर्कबुक हो गई, वर्कशीट हो गई, और शीट के बाद हम बात करेंगे रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम। रो किसे कहते हैं? हर शीट रो, एमएस एक्सेल जो होती है उसके अंदर जो शीट होती है ना, वो शीट जो है वो आपकी रो एंड कॉलम में क्या होती है? बटी होती है। रो एंड कॉलम में क्या होती है? डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो रो, हर शीट में क्या होती है? रो होती है। हर शीट में रो होती है। रो की संख्या पूछी जाती है। अगर आपकी रो की संख्या पूछी जाए तो अगर वर्जन है आपका 3, तो उसमें रो की संख्या कितनी थी? 65,536। अगर आपका वर्जन है 2007, 10, 13, 16, 19, तो इसके अंदर हमारी रो की संख्या कितनी है? 10,48,576। 10,48,576 क्या है? रो होती है। कॉलम की बात करें तो हर शीट में क्या होती है? कॉलम। हर शीट में कॉलम भी होते हैं। कॉलम की बात करें, वही अगर 2003 का वर्जन है तो कॉलम कितने थे? 256 थे, 256 थे, और इसका एड्रेस था आईवी। और अगर वर्जन आ गया 2007, 10, 13, 16, 19, तो इसमें कॉलम की संख्या कितनी है? 16,384। इसका लास्ट एड्रेस है XFD। एक बार बस आप नोट करते चलिए, मैं आपको सारा बता देता हूं अभी। XFD है, ध्यान रखना। जो रो होती हैं ये होती हैं हाइट के अकॉर्डिंग। ये है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। और जो कॉलम है आपका, ये होता है विड्थ के अकॉर्डिंग। विड्थ के अकॉर्डिंग, जो हाइट के अकॉर्डिंग, ये ऊंचाई के अकॉर्डिंग अगर बात करें ऊपर से नीचे, विड्थ का मतलब ये चौड़ाई के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, रो, हर शीट में रो होती है। ये काउंटिंग है कि अगर वर्जन 2003 है तो वहां पर रो की संख्या कितनी थी? 65,536, 65,536। और अगर वर्जन अपग्रेड हो गया, 7 आ गया, 10 आ गया, 13 आ गया, 16 आ गया, और लेटेस्ट में अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो आपका राइट आंसर बताना है 2019 चल रहा है। ठीक है, और इसमें एक्सेल के अंदर कितनी रोज हैं? 10,48,576 है। कॉलम की बात करें तो कॉलम होती है जो विड्थ के अकॉर्डिंग। हर शीट में क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। अगर बात करें वर्जन है 2003, तो उसमें कॉलम होते हैं 256, या ब्रैकेट में आप लिख लेना आईवी। अभी आप लिखो, ये मैं आपको बताऊंगा आईवी होता क्या है। ठीक है, रोमन में नहीं लिखा है इसे आईवी, ध्यान रखना, ये रोमन में नहीं लिखा है मैंने, ये एक्चुअल में एड्रेस ही है उसका। ठीक है, बताता हूं मैं आपको भी। और वर्जन है 7, 10, 13, 16, 19, तो इसमें होती है 16,384, और उसका एड्रेस होता है XFD। ध्यान रखना, कॉलम होती है विड्थ के अकॉर्डिंग और रो होती है हाइट के अकॉर्डिंग। अब आप देखते हैं, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। जैसे ही मैंने MS एक्सेल पर क्लिक किया, मेरे सामने एक विंडो ओपन होती है ऐसी। मेरे सामने इस प्रकार से एक विंडो ओपन होती है। जैसे ही हम MS एक्सेल पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने सबसे ऊपर ऊपर जो होती है, सबसे ऊपर ऊपर, इसे कहते हैं टाइटल बार। सबसे ऊपर ऊपर इसे क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं, जहां पे लिखा होता है बुक 1। जहां पे क्या लिखा होता है? बुक 1 लिखा होता है। तो MS एक्सेल पर क्लिक करते ही जो हमारे सामने विंडो ओपन होती है, उसे कहते हैं वर्कबुक
या इसका बाय डिफॉल्ट जो नेम आता है वो आता है बुक 1 आता है। अब इस बुक के अंदर होती है शीट्स, शीट पता चलती है यहां पर नीचे की तरफ, यहां पता चलती है शीट, यहां लिखा होता है शीट 1, यहां लिखा होता है शीट 2, यहां लिखा होता है शीट 3। तो जैसे ही हम वर्कबुक को ओपन करते हैं तो अगर वर्जन है हमारा 2003, सॉरी 7 है, 3 है, 10 है, 13 है, तो वहां पर तो जब भी ओपन करोगे आपके सामने 3 शीट्स ओपन होंगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ऐसे ही आगे भी आप नई शीट इंसर्ट करवा सकते हो। ओपन एक बारी में एक होती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको 3 शीट मिलती है, ठीक है। नहीं लेना चाहो आप ले सकते हो, लेकिन अपने आप ये 3 ही शीट देता है। अब अगर आपको नई शीट लेनी है, यहां पे आगे शीट का ऐसे सिंबल लगा होता है, अगर आपको नई शीट लेनी है तो न्यू शीट इंसर्ट करवाने की, न्यू शीट इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या होती है, वो होती है शिफ्ट प्लस F11। ध्यान रखना, अगर आपको नई शीट इंसर्ट करवानी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11। प्रेस करोगे तो एक नई शीट और आ जाएगी, शीट 4, फिर करोगे शीट 5, फिर करोगे शीट 6। ऐसे आप शीट इंसर्ट करवा सकते हो, क्लियर है। लेकिन अपने आप वो आपको कितनी शीट देता है, 3 शीट्स देता है। जैसे एग्जाम है हमारा, है ना, तो हम एक तो मेन कॉपी हमें मिलती है, अगर हमारा ऑफलाइन कॉलेज का एग्जाम है तो एक तो हमें कॉपी मिलती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक के साथ एक सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा दे देते हैं या 2 सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा दे देते हैं। एक तो हमारी मेन कॉपी जो है उस पर तो आपको काम करना ही करना है, 2 सप्लीमेंट्री और दे देते हैं। तो हमें टोटल पेपर स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले कितनी शीट मिल गई, 3 शीट दे दी हमें, ठीक है, ताकि बार बार स्टूडेंट्स मांगे ना, तो 2 शीट एक्स्ट्रा दे दी। अब मान लीजिए हमारी 3 शीट खत्म हो गई, तो हमें एक नई शीट और चाहिए, तो ले सकते हैं हम। उसी प्रकार से वर्कबुक के अंदर काम किस में करते हैं, सारा का सारा काम शीट में किया जाता है। बात समझ में आई। जितनी भी शीट्स हैं सारी, वो सारी शीट्स रो एंड कॉलम्स में क्या होती है, डिवाइड होती है, बटी होती है। अब ये रो और कॉलम क्या होते हैं, जो ये हाइट के अकॉर्डिंग आपको दिख रहे हैं इसे कहते हैं रो, और जो आपको इस प्रकार से दिख रहे हैं विड्थ के अकॉर्डिंग इसे कहते हैं कॉलम। इसे क्या कहते हैं साथियों, कॉलम कहते हैं, ठीक है। रो जो लिखते हैं, रो लिखे जाते हैं नंबर्स के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे 1, ये 1 नंबर हो गई, ये 2 नंबर हो गई, ये 3 नंबर रो हो गई, ये 4 नंबर रो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर वर्जन है हमारा 2003, अगर पुराना वर्जन है तो उसमें थोड़े फीचर्स कम थे, उसमें रो की संख्या कम थी, तो उसमें कितनी थी, 65,536 थी रो, कब, 2003 के अंदर। लेकिन जैसे जैसे अपडेट वर्जन आते गए, फीचर्स का यूज ज्यादा होने लगा, रोज का यूज ज्यादा होने लगा, तो हमने फिर क्या करा, इसकी रो की जो संख्या थी वो हमने बढ़ा दी, और फिर बढ़ाकर हमने कितनी कर दी, 10,48,576 हमने क्या कर दी, रो कर दी, 7 में, 10 में, 13 में, 16 में, 19 में। तो 2003 में कितनी थी, 65,536, और 7, 10, 13, 16, 19 में 10,48,576 क्या थी, रो थी। रो जो होती है वो कैसी है, हाइट के अकॉर्डिंग है, और इन्हें नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है, इन्हें नंबर्स के रूप में लिखते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में लिखते हैं इन्हें। अब बात करते हैं कॉलम। कॉलम होती है विड्थ के अकॉर्डिंग, चौड़ाई के अकॉर्डिंग होती है। जो कॉलम लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं आपके अल्फाबेट के अंदर, करेक्टर में लिखे जाते हैं। जैसे अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं ए से, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है।
अब ये कंटिन्यू आगे चलता रहेगा, मैं आपको फिर बता देता हूं, ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं आपको यहां पे लिख देता हूं ये चीज। अब ये ए से लेकर चलता रहेगा कहां तक, जेड तक चलेगा, चलेगा, सही है। अब जेड तक तो एबीसीडी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब 26 तो खो नहीं सकते ना कॉलम, हमें ज्यादा चाहिए। तो जेड के बाद ये फिर से स्टार्ट कर देता है ए से, ए बी से, ए सी से, ये चलता रहता है, कहां तक चलता है, ए जेड तक चलता है, ठीक है ना। जैसे देखा जाए तो एक्चुअल के अंदर जो काउंटिंग होती है या जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक ही तो होते हैं ना। आगे वाले जो बनते हैं 10 हो गया, 11 हो गया, वो 2 डिजिट्स को मिलाकर ही तो बनती हैं। उसी प्रकार से एबीसीडी की अगर बात करें तो अल्फाबेट 26 ही होते हैं, लेकिन जो आगे जो बनते हैं वो अल्फाबेट को जोड़कर ही तो बनते हैं। तो वही बात यहां पे होगी, ए से लेकर जेड। अब जेड के, ये ध्यान रखना, जो ए है ना, ये जेड के आगे चल रहा है कंटिन्यू, ऐसे एक ही रो में होते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। अभी ए जेड खत्म हो गया, इसके आगे क्या आ जाएगा, बी जेड, बी ए, बी बी, बी सी, और ये बी जेड। फिर आ जाएगा सी ए, सी बी, सी सी, सी जेड। अब ये ए जेड, बी जेड, सी जेड, डी जेड, ई जेड, एफ जेड, एच के बाद क्या आता है, आई आता है, आता है आई, आई ए, आई बी, इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये आता है आई वी तक चलता है, आई वी तक चलता है। ध्यान रखना ये अलग अलग रो में नहीं है, एक ही कंटिन्यू चल रहा है। ये यहां से ये आ गया, ये आगे कंटिन्यू ये आ गया, ये आगे कंटिन्यू ये आ गया, ये आगे कंटिन्यू ये आ गया, ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है। तो ये लास्ट क्या होता है इसका, आई वी होता है। अब अगर मैं ए से लेकर आई वी तक मैं अगर काउंट करता हूं, जैसे ये हो गए 26, ये हो गए 26, ये हो गए 26, ऐसे अगर मैं ये सारे काउंट करता हूं न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर, तो ए से लेकर आई वी तक टोटल कितने कॉलम होते हैं, टोटल कॉलम होते हैं, ये चलता रहेगा हमारा कंटिन्यू, और लास्ट आएगा आई वी तक। तो ए से लेकर और आई वी तक टोटल कितने कॉलम होते हैं, तो 256 क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। यही मैंने आपको लिखा था वहां पर कि 256 कॉलम है अगर उन्हें नंबर्स में काउंट करें तो, लेकिन 256 नंबर जो कॉलम है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आई और वी है। ध्यान रखना ये रोमन में नहीं लिखा हुआ मैंने, जैसे रोमन का मतलब जैसे मैं लिखा 15 है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये तो पता लगता है रोमन के अंदर है ना। या 29 लिखना है तो ऐसे लिख दिया आपने, ये रोमन है, लेकिन ये रोमन में नहीं है, ये 256 न्यूमेरिकल की फॉर्म में है, और आईवी जो इसका है एक्चुअल के अंदर नाम है, उस कॉलम के सेल का नाम है। अभी पढ़ेंगे, अभी सेल का नाम तो नहीं है, कॉलम का नाम है, ठीक है। लेकिन ये बात हुई 2003 के अंदर, जब नया वर्जन आया 7, 10 या लेटेस्ट 19 की बात करें, तो अगर रो की संख्या बढ़ी है, रो की संख्या इंक्रीज हुई है, तो कॉलम की संख्या भी तो इंक्रीज होगी ना। तो ये भी आगे बढ़ गया, तो ये आई वी पे नहीं चला, आगे फिर बढ़ता गया, ये बन गया आई जेड तक चलता रहा, और ये जेड जेड पर क्या हो गया, आगे खत्म हो गया। अब जेड जेड के बाद खत्म हो जाती है, अब खत्म नहीं है, उसके हमने फिर क्या कर दिया, ए जेड स्टार्ट कर दिया, ए ट्रिपल ए से स्टार्ट कर दिया, ए बी, ए सी, और ऐसे चलता रहा ए जेड तक, पता लग रहा होगा आपको। फिर आया बी ए, ऐसे चलता रहा, और लास्ट जो एड्रेस बना वो बना एक्स एफ डी। लास्ट जो बना वो क्या बना, एक्स एफ और डी। तो अगर वही बात आ गई, अगर मैं ए से लेकर एक्स एफ डी तक काउंट करता हूं अगर उन्हें, तो वो कितने बनते हैं, 16,384 बनते हैं। तो अगर आज की टाइम की बात करूं तो ये आई वी पर नहीं चलता, ये आगे कंटिन्यू चलता रहता है, आगे काफी एक्स एफ डी तक, और एक्स एफ डी पे क्या होता है 16,384। अगर मैं ऐसे काउंट करूं
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बनेंगे XFD तक बनेंगे 16,384 क्या बनती है, कॉलम्स बनते हैं। तो रो को तो रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में और कॉलम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट के रूप में। यह चीज ध्यान रखना है, अल्फाबेट के रूप में कॉलम्स को लिखा जाता है और रो लिखी जाती है आपकी न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं काउंट करता हूं न्यूमेरिकल फॉर्म में तो ये 16,384 बनती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया आपको? एमएस एक्सेल ओपन करते ही हमारे सामने जो विंडो ओपन होती है उसे क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। सेकंड आता है वर्क बुक में अंदर काम किस में किया जाता है, शीट में किया जाता है। बाय डिफॉल्ट कितनी शीट ओपन होती है, 3 शीटें हमारे सामने ओपन होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। नई शीट लेने अगर हो तो हमें नई शीट लेने की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F11 करोगे तो नई शीट हमारे सामने ओपन या अपेयर हो जाएगी। उसके बाद हर शीट किसके अंदर बनी होती है, हर शीट डिवाइडेड होती है रो के अंदर एंड कॉलम के अंदर। जो हाइट के अकॉर्डिंग है उन्हें कहते हैं रो और जो विड्थ के अकॉर्डिंग है इन्हें कहते हैं कॉलम्स। रो को रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर और कॉलम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट के अंदर। सबसे पहले रो का नंबर क्या होता है, 1, और सबसे आखिर वाले रो का नंबर होता है 10,48,576, 10,48,576। अगर मैं पूछूं फर्स्ट कॉलम का नंबर क्या होता है तो ए होता है और लास्ट कॉलम का नंबर क्या होता है, वो होता है XFD। अगर मैं ए से लेकर XFD को काउंट करता हूं तो ये कितने कॉलम्स बनते हैं, 16,384 कॉलम बनते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी को यहां तक चीज समझ में आई होगी कि बेसिक चीजें क्या है। इससे काफी क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे रो कितनी होती हैं, कॉलम्स कितने होते हैं, लास्ट कॉलम का एड्रेस क्या होता है, लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, फर्स्ट रो का एड्रेस कितना होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। या बाय डिफॉल्ट कितनी शीट ओपन होती है, हर शीट में क्या होता है, रो एंड कॉलम होते हैं, नई शीट लेने की शॉर्टकट की क्या होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ले रहे हैं यहां तक? चलिए नेक्स्ट बात करें इसके बाद, तो वो है हमारा, चलिए आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी, आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि आपको कोई डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, जो वीडियो आप देख रहे हो, उसी समय आपको उसमें कोई डाउट लगता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए। आपका कोई डाउट होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो डाउट क्लियर कर दिया करूंगा, ठीक है ना। तो साथियों आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। थैंक यू।